जय श्री राम दोस्तों मैं नितेश कुमार मुदगल आप सभी का अपने YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के विज्ञान और उसके अंदर भी हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था हमारा मानव के तंत्र, ठीक है। और उसमें भी हमने पाचन तंत्र कंप्लीट कर लिया था और हम पढ़ रहे थे श्वसन तंत्र के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है हमारी पिछली, तो अभी ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और पहले वो वीडियो जाकर पूरी देख लें। श्वसन तंत्र में भी हमने एक पार्ट यानी उसकी एक वीडियो हमने डाली थी जिसके अंदर हमने उसको आधा पढ़ लिया था। जो बचा हुआ है उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। अब ये चीज़ें तो आपको बताने वाली है नहीं, सभी समझदार हो। तो चलते हैं अपने इस चैप्टर की तरफ जो कि हम पढ़ रहे थे, मानव का श्वसन तंत्र। मानव का श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप सभी को ध्यान होगा, आप सभी ने देखा होगा कि जब हमने श्वसन तंत्र पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने इसको 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। आप एक बार इसे रिपीट करते हैं थोड़ा सा। तब मैंने ये श्वसन तंत्र पढ़ाया, इसको हमने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। सबसे पहले हमने कहा था ऊपरी श्वसन तंत्र, सेकंड पार्ट था इसका निचला श्वसन तंत्र और थर्ड पार्ट था इसकी मांसपेशियां। देखिए, ऊपरी श्वसन तंत्र को हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। यानी ऊपरी श्वसन तंत्र का मतलब क्या है कि हमारा जो श्वसन तंत्र है जिसके अंदर जितने अंग आते हैं उनका ऊपरी भाग। देखिए, जो श्वसन तंत्र है हमारा स्टार्ट होता है हमारे नासिका से, यानी हमारे नाक से। तो नासिका पढ़ा, नासिका के अलावा हमने मुख पढ़ा, मुख के बाद में हमारी ग्रसनी पढ़ी, ग्रसनी के बाद में हमने उसका स्वर यंत्र, ठीक है, जो लैरिंक्स जिसे कहते हैं, जहां से हमारी ध्वनि उत्पन्न होती है, ये सब हमने पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे जो निचला श्वसन तंत्र है। श्वसन तंत्र का इस ऊपरी भाग से जस्ट अगले वाला भाग यानी कि स्वर यंत्र से आगे वाले भाग, जो स्वर यंत्र है हमारा, जहां से हमारी ध्वनि उत्पन्न होती है, उससे आगे वाला भाग, जिसके अंदर आप सभी को ध्यान होगा कि हमने इसे भी डिवाइड कर रखा है। जब हमने उस दिन यानी कि इससे पिछली वीडियो में जब हमने देखा था ऊपरी श्वसन तंत्र को हमने पढ़ लिया, निचले श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं वो हमने उस दिन भी देखा था। तो सबसे पहले कौन आता है? श्वास नली, या जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रेकिया। क्या कहते हैं? ट्रेकिया या श्वास नली। नेक्स्ट आता है आपका श्वसनी या श्वसनिकाएं, श्वसनी या श्वसनिकाएं। और लास्ट में आते हैं आपके फेफड़े, आपके लंग्स, ठीक है। तो इन 3 अंगों को हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। किस किस को? जो श्वास नली है, आपकी ट्रेकिया है, इसके अलावा जो आपकी श्वसनी और श्वसनिकाएं हैं, ठीक है, ब्रोंकाई तथा ब्रोंकियोल्स जिसे कहते हैं। और इन्हीं में आगे जाके हम कूपिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, एल्वियोलाई के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो आपके फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, जो कि मुख्य श्वसन अंग हैं। आपका जो फेफड़े होते हैं वो हमारे मुख्य श्वसन अंग होते हैं। तो आज हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, एक एक पार्ट को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? श्वास नली के बारे में या हमारी ट्रेकिया के बारे में। देखिए, इस ट्रेकिया को समझने से पहले एक डायग्राम बनाता हूं आपके सामने छोटा सा, उसे समझें सबसे पहले तो, कि इस तरीके से जो हमारा श्वसन तंत्र है वो यहां से समझो इसे, कि जो हमारी नलिका थी, जो हमारा मुख गुहा से होते हुए यानी कि नासिका से होते हुए ग्रसनी वाला पार्ट और ग्रसनी से होते हुए जो वायु है वो इसी मार्ग से होते हुए हमारे फेफड़ों में जाती है। ये आप सभी को पता है कि फेफड़े हमारे एक जोड़ी होते हैं, यानी 2 फेफड़े होते हैं, एक दायां फेफड़ा और एक बायां फेफड़ा। तो इस तरीके से तो ये जो नलिका होती है इसे हम क्या कहते हैं? ट्रेकिया कहते हैं या श्वास नली कहते हैं। अब इसकी विशेषता की अगर मैं बात कर लूं तो देखो समझना इसे, इस तरीके से यहां पर छल्ले पाए जाते हैं, सी आकार के छल्ले होते हैं। अब इनका काम क्या होगा वो भी हम देखेंगे कि इस तरह से इस श्वास नली को, जो हमारा कोई भी नलिका है
जो हमारी श्वास नली है, इसके चारों तरफ नहीं, केवल सी आकार के, यानी कि 3 तरफ यू, इस तरह से यहां पर सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। अब ये छल्लों की अगर मैं बात करता हूं तो ये एक विशेष प्रकार की एपिथेलियम या उपकला से रेखित होते हैं, विशेष प्रकार की उपकला से बने होते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं याद करने के लिए PSCCE। अगर इसका पूरा नाम लिखते हैं तो हम इसे क्या लिखेंगे, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम। ध्यान से समझना क्या है ये, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम। अगर इसका हिंदी में नाम देखते हैं तो कूट स्तरीय। देखिए स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या हो गया, कूट स्तरीय। सीलिएटेड का मतलब क्या होता है, सीलिएटेड पक्षमाभी। कोल्यूमनर मतलब स्तंभाकार। एपिथेलियम मतलब उपकला। अब आपको याद करने में कोई दिक्कत आई, इसको आपको क्या याद रखना है, केवल PSCCE, जिसका पूरा नाम क्या है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम या कूट स्तरीय पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला। इस प्रकार की उपकला से ये रेखित होते हैं तथा सी आकार के, किस आकार के होते हैं, सी शेप्ड। किस आकार के होते हैं, सी आकार के ये छल्ले पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होता है कि जो हमारी ये श्वास नली होती है इसे पिचकने से रोकते हैं, क्योंकि अगर मानो आपने जब श्वास लिया तब तो इसके अंदर से वायु जा रही है, तब तो ये फूली हुई रहेगी, लेकिन जब हम श्वास नहीं ले रहे हैं उस वक्त ये क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी, और पिचक जाएगी तो उससे हमारे को दिक्कत होगी। इस चीज से बचने के लिए जो हमारी ये श्वास नली होती है इस पर इस सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं जो उपास्थि से बने होते हैं, इस पक्षमाभी उपकला से जो रेखित होते हैं, ठीक है, और इस प्रकार से ये यहाँ पर लगे होते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि ये सर सीप आकार के ही क्यों होते हैं, ये बिल्कुल गोल भी तो हो सकते थे, बिल्कुल ये क्वेश्चन बनता है। तो जो हमारी ये देखिए यहाँ से जो ट्रेकिया है आप यहाँ फील कर सकते हैं, ठीक है, जो ऊपर जो ये छल्ले हैं ये आपको फील होते हैं यहाँ से। इसके पीछे की तरफ हमने ग्रसनी वाले पार्ट में पढ़ा था, आपको ध्यान होगा जब मैंने इस तरीके से ग्रसनी का डायग्राम बनाया था तब मैंने ये कहा था कि इस तरह से यहाँ पर तो हमारी क्या है, ट्रेकिया है, और यहाँ पर पीछे वाले पार्ट में हमारी ग्रासनाल होती है जो कि भोजन को कहाँ लेके जाती है, आमाशय में लेके जाती है, ये हमने पढ़ रखा है। तो इसके जस्ट पीछे वाले पार्ट पर क्या होती है, ग्रासनाल होती है, इसके बिल्कुल लगी हुई होती है। अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर इसे हम ट्रेकिया मानते हैं तो इसके जस्ट पीछे यहाँ पर इस जगह पर ये ग्रासनाल होती है, तो छल्ले केवल यहाँ से और यहाँ तक ही बन पाते हैं, इसीलिए ये सी आकार के होते हैं। ध्यान रहेगा ना अब तो कि आप बोलो कि ये बिल्कुल गोल क्यों नहीं होते, ये इसी वजह से नहीं होते क्योंकि इसके जस्ट पीछे की तरफ क्या होती है, हमारी ग्रासनाल होती है। समझ में आया? तो जो हमारी श्वास नली होती है, हमारी ट्रेकिया होती है, वो क्या होती है, एक लंबी नलिका होती है, लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, जो कि किससे आश्रित होती है, किससे स्थित होती है, कूट स्तरीय पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला से रेखित सी आकार के छल्लों से घिरी हुई होती है। इन छल्लों का काम क्या काम हो गया कि इसको श्वास नली को हमारी को पिचकने से रोकना। अब जो वायु है वो इसी से होते हुए, ध्यान से समझना इसे, जो वायु है वो यहाँ से होते हुए नीचे की तरफ जाती है तथा ये श्वास नली आगे जाकर 2 भागों में बट जाती है। ये श्वास नली आगे जाकर 2 भागों में बट जाती है और जहां पर ये बटती है यहीं से स्टार्ट होता है हमारा पार्ट कौन सा, श्वसनी का, ब्रोंकियाई। श्वसनी
ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी ट्रेकिया होती है वो ट्रेकिया आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाती है और उन दोनों भागों को हम कहते हैं प्राथमिक श्वसनी। सबसे पहला डिवीजन होता है, पहला विभाजन हो रहा है ना यहाँ पर, ये पहले सबसे पहले दो भागों में बट रही है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। तो आपका ये ट्रेकिया वाला पोर्शन खत्म होता है। आपको समझ में आया कि क्या क्या हो गया यहाँ पर। क्या याद रखना है आपको कि जो ट्रेकिया होती है वो हमारे ग्रसनी के पार्ट से लेकर हमारे जो श्वसनी है वहां तक जाती है। इसके अलावा इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि सी आकार के छल्लों से ये आस्तरित होती है तथा ये जो छल्ले होते हैं वो किससे बने होते हैं, कूट स्तरीय पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला के बने होते हैं, इनसे ये निर्मित होते हैं। और इनका कार्य क्या हो गया, इसको पिचकने से रोकने का हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, ये आप सब नोट करते जा रहे हो ना, इसे नोट करते रहना, ठीक है। या आपकी जो बुक है 10th क्लास की उसके अंदर ये सब दिया हुआ है, आप उसमें भी नोट डाउन कर सकते हैं, उसे आप हाईलाइट कर सकते हैं वहीं पर, ठीक है, जिससे कि आपको वो याद रहेगा। अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो क्या आता है, हमारा श्वसनी वाला पार्ट, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, श्वसनी या श्वसनिका। श्वसनिकाएं एक साथ पढ़ेंगे हम इन्हें, ये दोनों अलग अलग होती हैं लेकिन हम इन्हें एक साथ पढ़ेंगे, ब्रोंकियाई या ब्रोंकियोल्स, ठीक है, इंग्लिश में बात करें। श्वसनी की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमारी ये यहाँ से ट्रेकियाई दो भागों में बटी, जिसे हम क्या कह रहे हैं, श्वसनी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, श्वसनी। और श्वसनी भी कौन सी, प्राथमिक श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी। अब होगा क्या, ये जो प्राथमिक श्वसनी है ये भी तो आगे जाकर डिवाइड होगी, क्योंकि अगर मैं इस डायग्राम को पूरा करता हूं, ध्यान से समझना बिल्कुल इसे, देखो डायग्रामेटिक अगर आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपके, ठीक है। और डायग्राम अगर आप एक बार याद कर लेते हैं तो आपको लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसे मानते हैं इसे, ठीक है, समझ में आएगा आराम से। ये हमारे दोनों क्या हैं, फेफड़े हैं, ठीक है। और इनके जस्ट नीचे यहां पर इस वाले भाग पर इस तरह से जो मांसपेशी है, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे डायफ्राम, जिसे हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं, वो स्थित होता है। अब देखिए यहां पर जो हमारी प्राथमिक श्वसनी है वो यहां पर प्रवेश कर चुकी है, यानी अब ये आगे जाकर भी क्या होता है, बहुत से पार्ट में डिवाइड हो जाती है इस तरह से, ठीक है। तो जब हमारी प्राथमिक श्वसनी है ये जब डिवाइड होती है तो जिससे निर्मित होती है उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक श्वसनी। क्या कहते हैं, द्वितीयक श्वसनी कहते हैं। अब आगे जाकर द्वितीयक श्वसनी है वो भी डिवाइड हो जाती है, जिससे क्या बनती है, तृतीयक श्वसनी। और इस तरीके से डिवाइड होते होते बिल्कुल सूक्ष्म संरचना बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं कहते हैं। अब ये जो श्वसनिकाएं होती हैं इनका भी अंतिम भाग अगर मैं इसे बहुत डिवाइड कर दूं अंदर आगे जाकर तो सबसे जो छोटा भाग बनता है, ध्यान से समझना। देखिए हम केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं, हम उन्हीं को पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद नहीं हो रही हो, ठीक है, जो समझने लायक चीज़ें होंगी हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। जो सबसे अंतिम भाग होगा उसे हम कहते हैं वायु की कूपिकाएं। क्या कहते हैं, कूपिकाएं या एल्वियोलाई। जो वायु कूपिकाएं होती हैं ये वृक्षनुमा होती हैं, जैसे आपने एक वृक्ष देखा है, वृक्ष का एक तना है वो आगे जाकर डिवाइड होता है, फिर उसके ऊपर शाखाएं आती हैं, शाखाओं पे छोटी छोटी शाखाएं, फिर पत्तियां, तो इस तरीके से एक वृक्षनुमा संरचना बनती है अंदर आपके। तो जो अंतिम भाग है उसे हम क्या कहते हैं, वायु की कूपिकाएं कहते हैं या एल्वियोलाई कहते हैं। अब ये एल्वियोलाई जो होती हैं इन्हीं के द्वारा जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उनका विनिमय होता है। वो कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे। तो आपको यहाँ तक समझ में आया कि हमने अब तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ट्रेकिया के बारे में, ट्रेकिया समझ में आ गई। ट्रेकिया के बारे में जो श्वसनी है वो समझ में आई। श्वसनी के कितने पार्ट हो गए भाई, श्वसनी प्राथमिक श्वसनी में बटी, फिर वो द्वितीयक श्वसनी में बटी, उसके बाद में तृतीयक में, तथा श्वसनिकाएं बनी उससे, और जो अंतिम भाग है उसे हमने कहा वायु की कूपिकाएं या एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की अगर मैं संरचना की बात करूं तो कुछ इस तरह से आप इसे देख सकते हैं।
कुछ इस तरीके से संरचना बनती है, ठीक है, जो कि अंतिम भाग है और छोटे छोटे गुब्बारे नुमा संरचना होती है। लास्ट भाग होता है ये इसका, जिसके अंदर जो वायु है वो इकट्ठी हो जाती है, यहां पर आकर जाएगी। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का विनिमय यहीं से स्टार्ट होता है। उसके बारे में भी हम अभी देखेंगे जब विनिमय की बात करेंगे। तो आपको ये चीज समझ में आ गई। अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है आपके फेफड़े। फेफड़े जो हमारे होते हैं वो मुख्य श्वसन अंग होते हैं। क्या होते हैं? मुख्य श्वसन अंग होते हैं, जो कि श्वसन की क्रिया में मुख्य भूमिका निभाते हैं, क्योंकि गैसों का विनिमय भी कहाँ होता है? फेफड़ों में ही होता है, इसलिए मुख्य श्वसन अंग होते हैं। अब इस डायग्राम को आप देख रहे हो, ठीक है, इसमें आपको एक चीज समझ में आ रही है कि हमारे जो फेफड़े हैं वो एक जोड़ी होते हैं। एक जोड़ी मतलब दो होते हैं, ये रहा और एक ये रहा। एक होता है दायां फेफड़ा, एक होता है बायां फेफड़ा। इसमें भी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के, लेकिन मैंने आपको जब पाचन तंत्र पढ़ा था तब भी क्लियर किया था कि जो आप लिख रहे हो, जैसे हम इधर देखकर लिख रहे हैं हमारी बुक में या हमारी कॉपी में, जहाँ भी हम कुछ लिख रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, जो हमारा राइट होगा वो अपने बायोलॉजी में क्या होता है? लेफ्ट होता है, ठीक है, और जो हमारा लेफ्ट होता है वो हमारा इसमें क्या होता है? राइट होता है। क्लियर? जस्ट उल्टा होता है इसके अंदर, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट होता है, हमेशा याद रखना। तो राइट तो किधर होगा? इधर होगा, और लेफ्ट किधर होगा? ये होगा। क्लियर रहेगा? नेक्स्ट, जो हमारे फेफड़ों को आप देखिए, खुद देख रहे हैं, इनमें से बड़ा कौन सा है? साइज की अगर हम बात करते हैं तो बड़ा कौन सा है? ये वाला बड़ा है। यानी आपके सामने एक नई बात आ गई कि जो हमारे फेफड़े होते हैं उनमें से जो राइट वाला फेफड़ा होता है वो तो कैसा होता है? साइज में छोटा होता है, अपेक्षा किसके? कि लेफ्ट वाले की। जो लेफ्ट वाला है वो क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है। इसको याद रखने के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हो, ऐसा लिख के रख लो। आप जहां भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं वहां पर आप सिर्फ इतना सा लिख लें, RL। आर है वो छोटा रखें, एल को थोड़ा बड़ा रखें। इससे क्या होता है कि माइंड गेम होता है, माइंड में ये चीज़ें छप जाती हैं। लाइन आप भूल जाओगे, लेकिन जो आपके जो छोटी छोटी कीज आप लिखते हैं ना, वो हमेशा याद रहती हैं। इसी वजह से कभी गलत नहीं होगा आपका। तो आर कैसा है? छोटा है। एल कैसा है? बड़ा। तो राइट वाला हमेशा कैसा होता है? छोटा होता है, और लेफ्ट वाला हमेशा कैसा होता है? बड़ा होता है। लेकिन अब इसमें भी देखो कंफ्यूजन कहाँ होगा। जो हमारे फेफड़े होते हैं वो भी कुछ भागों में बटे होते हैं, इनमें भी कुछ छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। तो जो लेफ्ट वाला होता है, जो लेफ्ट वाला फेफड़ा होता है, उसमें कितने पिंड होते हैं? 2 पिंड होते हैं, ठीक है, 2 भागों में बटा होता है। तथा जो राइट वाला होता है वो कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। इसके तो कितने भाग होंगे? 3 भागों में बटा होगा। और ये कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में, यानी 2 पिंडों में बटा होता है। तथा ये कितने में होता है? 3 में। देखिए, राइट वाला जो फेफड़ा है वो माना कि छोटा है, साइज में छोटा है, लेकिन पिंड कितने हैं इसके? ज़्यादा है, ठीक है। और जो लेफ्ट वाला है वो साइज में जरूर बड़ा है, लेकिन जो पिंड है वो कितने हैं? 2 ही हैं इसके अंदर। अब आपको इतना ही याद रखना है। क्या क्या हो गया कि जो हमारे लंग्स हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या संरचनाएं हो गई? इसके अंदर हमारी श्वसनी पाई जाएगी, हमारी श्वसनिकाएं पाई जाएंगी, हमारी कूपिकाएं पाई जाएंगी, वायु की कूपिकाएं पाई जाएंगी। इसके अलावा जो हमारे फेफड़े हैं वो कितने हो गए? 2 हो गए, या एक जोड़ी लिख सकते हैं, या संख्या में 2 लिख सकते हैं। एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है। राइट वाला थोड़ा छोटा होता है, और जो लेफ्ट वाला होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। क्लियर? जो राइट वाला फेफड़ा होता है वो 3 भागों में बटा होता है, 3 पिंड की संरचना होती है। तथा जो लेफ्ट वाला होता है वो 2 भागों में बटा होता है, द्विपिंडकीय संरचना होती है। और ये जो पिंड बनते हैं ये भी छोटे छोटे पिंडों में बटे हुए होते हैं। अब इसके अलावा जो आपके फेफड़े की संरचना है, इसके चारों तरफ एक एपिथेलियम पाई जाती है, ठीक है, सुरक्षा की दीवार पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्या है अब यहाँ पे कि यहाँ पर एक मांसपेशियां पाई जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं, या मध्य पट्ट कहते हैं। और ये मध्य पट्ट ही आपकी श्वसन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि श्वास को अंदर लेना और श्वास को बाहर छोड़ना, इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? मध्य पट्ट, या जिसे हम क्या कहते हैं?
डायफ्राम। तो आपका जो निचला श्वसन तंत्र है, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ लिया है, सबसे पहले ट्रेकिया के बारे में देख लिया, श्वसनी और श्वसनिकाओं के बारे में देख लिया, एल्वियोलाई के बारे में देख लिया। ठीक है, एल्वियोलाई के बारे में बाद में हमने पूरे फेफड़ों के बारे में देखा, इनकी संख्या कितनी होती है, कौन कौन सी, कितने पिंड होते हैं, कितने भागों में ये बटा होता है, ये सब आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे श्वसन की क्रियाविधि की, कि जो श्वसन की क्रिया है वो किस तरीके से होती है। लेकिन उस क्रियाविधि से पहले हम जाने कि हमने देखा तीसरा पार्ट मांसपेशियां, यानी ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र, और उसके बाद में हमने देखा था कि मांसपेशियां, ये भी तो हमने पढ़ा था कि मांसपेशियां कितनी होती हैं। तो मांसपेशियों में मैंने आपको पहले बताया था कि दो प्रकार की मांसपेशियां होती हैं, एक तो होता है आपका डायफ्राम और एक होता है जिसे हम कहते हैं अंतरापरशुक पेशियां, अंतरापरशुक पेशियां, इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, डायफ्राम जो आपका होता है वो इन दोनों फेफड़ों के जस्ट नीचे, यानी कि हमारे यहां बिल्कुल सेंटर पार्ट में, इन दोनों के बीच में स्थित होता है। ठीक है, जो हमारे उदर भाग को हमारे वक्ष भाग से अलग करता है, बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है। इसकी जो आकृति है वो इस तरीके से अर्धचंद्राकार होती है। क्लियर है, जो कि श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फेफड़ों को संकुचन होने में तथा शिथिलन होने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो कैसे होती है वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा एक पेशियां होती है अंतरापरशुक पेशियां। देखिए, परशुक का मतलब होता है पसलियों के अंदर। ठीक है, अंतरापरशुक मतलब जो हमारी पसलियां होती हैं उसके अंदर ये पेशियां पाई जाती है। जो हमारी इस तरीके से, अगर मैं पसलियों की बात करूं तो इस तरीके से हमारी पसलियां होती हैं। इन पसलियों के मध्य में यहां पर, इन पसलियों के मध्य में यहां पर एक विशेष प्रकार की जो पेशियां पाई जाती हैं, जिसे हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं या अंतरापरशुक पेशियां कहते हैं, और ये भी श्वसन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आपके कोर्स के अकॉर्डिंग केवल आपको इतना जानना भी बहुत है। ठीक है, अगर आपको इसकी पूरी डिटेल पढ़नी हो, अगर आपको पूरी डिटेल पढ़नी हो तो अपने इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जो सामान्य विज्ञान का जो पार्ट है, ठीक है, सामान्य विज्ञान की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। उसके अंदर मैंने श्वसन तंत्र पढ़ा रखा है, जो कि बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा डीप पढ़ा रखा है एक कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको वो चीज़ जाननी है तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपको इतना ही जानना जरूरी है, पेपर में आपको इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा आपसे पूछेगा भी नहीं। क्लियर है? तो क्या हो गया, कितनी पेशियां हो गई? दो पेशियां हो गई, एक डायफ्राम और एक अंतरापरशुक पेशियां हो गई। अब बात करते हैं हम किसकी, इसकी क्रियाविधि की, कि श्वसन की क्रियाविधि किस तरीके से होती है। तो श्वसन की क्रियाविधि में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, एक तो होता है बाह्य श्वसन और एक होता है आंतरिक श्वसन। देखिए, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्वसन की क्रियाविधि समझाइए। तो इसे समझें ध्यान से कि दो क्रियाएं हो गई, एक तो हो गया क्या, बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन, और एक हो गया आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन की बात कहां आती है कि जो वायु को अंदर ग्रहण करना तथा फेफड़ों में कूपिकाओं तक पहुंचना, यानी वायु का कहां तक पहुंचना, फेफड़ों तक पहुंचना, फेफड़ों तक पहुंचना। ये तो क्या हो गया, वायु का फेफड़ों तक पहुंचने की क्रियाविधि तो किस में आ गई, बाह्य श्वसन में आ गई। ठीक है, और आंतरिक श्वसन में क्या होता है कि फेफड़ों से उस वायु का कहां तक पहुंचना, ऊतकों तक या कोशिकाओं तक, कोशिकाओं तक पहुंचना। यानी वायु का फेफड़ों तक पहुंचना तो क्या कहलाता है, आपका बाह्य श्वसन कहलाता है। तथा आंतरिक श्वसन में क्या होगा कि फेफड़ों से लेकर जो प्रत्येक कोशिका है वहां तक उस वायु का या ऑक्सीजन का पहुंचना किस में आता है, आंतरिक श्वसन में आता है। अब इसकी क्रियाविधि कैसे होती है उसे समझें।
सबसे पहले इसे जाने कि जो बाह्य श्वसन है, ये जो क्रिया होती है ये वायु दाब के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। और जो आंतरिक श्वसन है ये विसरण विधि से होता है। अब किस तरीके से होता है उसे समझना है आपको। देखो कि हमने पढ़ा कि हमारी जो ट्रेकिया से होती हुई वायु अंदर प्रवेश करती है। यहाँ पे ये डायग्राम बनाया छोटा सा, ये हमारे फेफड़े हैं, ठीक है। और इन फेफड़ों में इसको थोड़ा सा हमेशा बड़ा बनाएं, जब भी आप डायग्राम बनाएं हमेशा ये याद रखें, ये आपकी आदत में आ जाना चाहिए, ठीक है। ये 3 भागों में बटा हुआ है, ये 2 भागों में बटा हुआ है। अब देखते हैं इसे, क्या है कि जो वायु यहां से होते हुए ट्रेकिया से होते हुए श्वसनियों में, श्वसनी से श्वसनिकाओं में तथा अंत में पहुंच गई है आपकी एल्वियोलाई में या आपकी कूपिका में पहुंच गई है। अब अगर मैं इस कूपिका की बात करता हूं, कुछ इस तरीके से संरचना हो गई, मानते हैं एक गुब्बारे नुमा संरचना है कूपिका, ठीक है। और इस कूपिका के चारों तरफ रक्त वाहिनियां या रक्त केशिकाएं जिसे कहते हैं, उनका एक जाल बिछा हुआ है। क्लियर है कि इसके चारों तरफ जो रक्त वाहिनियां हैं वो चारों तरफ चक्कर काटती रहती हैं। एक ये समझ में आ गया। यहां पे जो मध्य वाला भाग है इसे हम कहते हैं डायफ्राम, जो यहां स्थित है। अब क्रिया में होता क्या है, सबसे पहले देखिए, जो ये डायफ्राम होता है ये अपनी स्थिति से थोड़ा सा सीधा हो जाता है। क्या हो जाता है? थोड़ा सा सीधा हो जाता है। देखिए, जब ये यूं इस तरह से अर्धचंद्राकार था, एक तो ये जब ये नीचे की तरफ खींचेगा तो यह अंदर का जो आयतन है उसमें वृद्धि होगी या कमी होगी? भाई आयतन बढ़ जाएगा ना, यहाँ का जो आयतन है वो बढ़ जाएगा, इसकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। पहले ये ऐसे था, अब ये इस तरह से सीधा हो गया है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब आयतन बढ़ जाएगा तो वायुदाब में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, क्योंकि जैसे वहां पर जो वायु उपस्थित है उसके लिए एक तरीके से ये मानो कि जो स्थान है उसका जो आयतन है वो क्या हो गया? ज्यादा हो गया, छोटे कमरे से बड़ा कमरा हो गया, तो वायु आराम से रह सकती है। तो वायु दाब में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। और वायु दाब में कमी आ जाती है, इसी वजह से आप सभी को पता है कि वायु हमेशा अधिक दाब से कम दाब की तरफ गति करती है। होता है या नहीं? होता है। तो अधिक दाब कहाँ है? वातावरण में, ठीक है। और कम दाब कहाँ हो गया है? आपके फेफड़ों में। तो इसी वजह से जो वायु है वो सीधी यहाँ से होती हुई और फेफड़ों तक पहुँच जाती है। तो आपके फेफड़ों में जो वायु है वो पहुँच चुकी है, इस तरह से पहुँचती है। तो पहली क्रिया का संपन्न होती है जिसे हम क्या कहते हैं? बाह्य श्वसन कहते हैं, कि वायु का आपके फेफड़ों तक पहुंचना बाह्य श्वसन में आता है। और इसको पूर्ण करने में किसकी जिम्मेदारी हो गई है? डायफ्राम की। इसके साथ साथ अंतरापरशुक पेशियों की। अंतरापरशुक पेशियों में क्या हो जाता है? शीतलन हो जाता है, वो थोड़ी सी खुल जाती है। तो जब हम श्वास लेते हैं, आप सभी ने नोट किया होगा, जब हम श्वास अंदर ग्रहण करते हैं तो जो हमारा वक्ष भाग है, यानी कि जो हमारा ये जो अस्थि पंजर वाला भाग है, हमारा पसलियों वाला भाग है, ये सीधा ऊपर की तरफ थोड़ा उठता है, थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाता है। आप श्वास लेकर देखें, आपका जो ये भाग है, ठीक है, वक्ष भाग है, वो थोड़ा आगे की तरफ बढ़ जाता है। अब होगा क्या? जब वायु अंदर प्रवेश कर चुकी है तो ये वायु कहाँ पहुंच गई है? इनमें कूपिकाओं में पहुंच गई है। कूपिकाओं में पहुंच गई है। तो कूपिकाओं में होता क्या है कि जो रक्त वाहिनियां इसके चारों तरफ उपस्थित होती हैं, तो ऑक्सीजन तो यहां से निकलकर इन रक्त वाहिनियों में, ठीक है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड इन रक्त वाहिनियों से निकलकर कूपिकाओं में प्रवेश कर जाती है। और ये जो प्रवेश होता है ये किससे होता है? विसरण विधि से होता है। कौन सी विधि से होता है? विसरण विधि से होता है। याद रखने वाली बात है, डिफ्यूजन होता है, यहाँ पर विसरण होता है, ठीक है। इस विसरण विधि के द्वारा क्या हो जाता है? यहाँ पर जो वायु है वो इन कूपिकाओं से निकलकर तो रक्त वाहिनियों में, तो रक्त वाहिनियों में तो कौन पहुंच गया? ऑक्सीजन पहुंच गई, तथा रक्त वाहिनियों में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पहुंच जाती है? इन कूपिकाओं में पहुंच जाती है। अब इस क्रिया के बाद में जो आपका डायफ्राम है, ये डायफ्राम है, ये वापस से अपनी इसी स्थिति में आ जाता है जिस स्थिति में ये पहले था।
तो अब एक बात बताइए, पहले इसका कमरे का साइज बड़ा कर दिया, फिर अचानक इसको वापस से छोटा किया गया, तो छोटा करेंगे तो दाब बढ़ जाएगा, दाब बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, ये नीचे की तरफ इसको दबाता है, हमारी जो अंतरापरशु पेशियां हैं वो अंदर की तरफ दबती हैं, तो उससे क्या होता है, दाब बढ़ता है, दाब बढ़ेगा तो ये दाब जब अंदर अधिक और बाहर की तरफ अब क्या हो गया है, कम हो गया है, तो वायु बाहर की तरफ त्याग दी जाती है। बिल्कुल सिंपल सी क्रिया है कि किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये तो दाब पर डिपेंड करती है बाह्य श्वसन, तथा आंतरिक श्वसन किस पर डिपेंड करता है, विसरण पर डिपेंड करता है। और इसी के माध्यम से ऑक्सीजन हमारे प्रत्येक कोशिकाओं तक, क्योंकि यहाँ से निकलकर कहाँ पहुँच गई है, रक्तवाहिनियों में, तो रक्तवाहिनियों में जब पहुँची है तो यहाँ से होती हुई प्रत्येक कोशिका में, क्योंकि रक्त पूरे शरीर में हर जगह पर जाता है, हर कोशिकाओं तक जाता है, तो ऑक्सीजन हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंच जाती है, तथा वहां पे बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड यहां से होती हुई वापस कूपिकाओं में, और कूपिकाओं से होती हुई हमारे शरीर से बाहर त्याग दी जाती है। और इसी संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, श्वसन कहते हैं। तो ये जो श्वसन वाला पार्ट है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे कंप्लीट देखें, इसको देखने के बाद में जो आपकी बुक है उसको पूरा एक बार वापस से पढ़ें इस चैप्टर को, ठीक है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको भी जरूर जाकर देखें। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम जो अगला तंत्र है उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक घर पर रहें, सेफ रहें और पढ़ते रहें, इन चीज़ों को आप रिपीट करते रहें, पुरानी वीडियोस को देखते रहें और अपनी बुक को भी पढ़ते रहें। तब तक मिलते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें तथा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।